देखिए, कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होने के बाद अब तक 76 नामों का ऐलान हो चुका है, लेकिन सबकी नजरें उन नामों पर टिकी हुई हैं जिनके लिए अशोक गहलोत ने आलाकमान के सामने सबसे ज्यादा जोर लगाया, लेकिन फिर भी दूसरी लिस्ट में वो दो नाम अपनी जगह नहीं बना पाए। अब सवाल यह है कि क्या अगली लिस्ट में गहलोत आलाकमान से अपनी बात मनवा पाएंगे या आलाकमान इस बार अपनी बात मनवाएगा, क्योंकि गहलोत ने पिछले दिनों जो बयान दिए वो भी कहीं बैकफायर तो नहीं कर गए। सीएम पद को लेकर गहलोत ने कहा था कि कुर्सी उन्हें नहीं छोड़ रही, इशारा साफ था कि अगर सरकार बनी तो फिर दावेदारी। क्या आलाकमान इस बार कुछ इसी मूड में है, ये भी सवाल है, या कुछ और मूड है, आलाकमान का प्लान ही कुछ और है, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। रविवार शाम को जारी हुई सूची में 15 मंत्री समेत 43 उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस ने पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को सोजत सीट से मैदान में उतारा है, जबकि 33 विधायक के टिकट काटे गए और 3 नए विधायकों को मौका दिया गया है। इनमें 5 निर्दलीय शामिल हैं। पार्टी ने अब तक 2 लिस्ट जारी की है जिनमें 20 मंत्रियों को टिकट दिया है, लेकिन गहलोत के सबसे खास मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी को अब तक टिकट नहीं मिला है और कहा जा रहा है कि इनके लिए गहलोत ने इड़ी चोटी का जोर लगाया है, लेकिन आलाकमान भी अपनी बात पर टिका हुआ है। पार्टी की दूसरी लिस्ट में गहलोत सरकार में मौजूदा मंत्री जिन्हें टिकट दिया गया है, इनमें गोविंद राम मेघवाल, डॉक्टर बी.डी. कल्ला, प्रताप सिंह खचारियावास, विश्वेंद्र सिंह, प्रसादी लाल मीणा, उदय लाल, प्रमोद जैन भाया, शकुंतला रावत, रामलाल जाट और सुखराम बिश्नोई हैं। वहीं दूदू विधानसभा सीट से बाबूलाल नागर को टिकट मिला है। नागर को गहलोत का करीबी और वफादार माना जाता है। उन्होंने पिछला चुनाव निर्दलीय लड़ा था, साथ ही अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार बनाने में उनकी मदद की थी। इसके अलावा डींग से विश्वेंद्र सिंह, केकरी से रघु शर्मा को टिकट दिया गया है। सीएम गहलोत के करीबी माने जाने वाले प्रमोद जैन भाया को अंता विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 2 नए चेहरे को भी मौका दिया गया है। बाकी जिन उम्मीदवारों को टिकट मिला है वो वर्तमान में विधायक हैं या फिर बागी या हारे हुए उम्मीदवार हैं। सोजत सीट से पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य और नोखा से रामेश्वर डूडी की पत्नी सुशीला डूडी का चेहरा सीट से विधायक रह चुके हैं। देखिए, कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय जीतने वाले लोगों को भी टिकट दिया। सिरोही सीट से संयम लोढ़ा, दूदू सीट से बाबूलाल नागर, बस्सी से लक्ष्मण मीणा, महुआ से ओम प्रकाश हुडला, मारवाड़ जंक्शन से खुशवीर सिंह को टिकट दिया गया। कांग्रेस ने अब तक जारी की है करीब 76 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और 6 मुस्लिम चेहरों को इनमें मौका दिया गया है। सवाई माधोपुर से दानिश अबरार, फतेहपुर से हाकम अली, किशनपोल से अमीन कागजी, आदर्श नगर से रफीक खान, पुष्कर से नसीम अख्तर इंसाफ और रामगढ़ से जुबैर खान है। 200 में से अब तक 76 सीटों पर तो उम्मीदवारों का ऐलान हो गया। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 33 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। इसमें सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी का नाम प्रमुख था। कांग्रेस ने 200 में से 76 सीटों पर तो अब अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि अब जो बाकी की 124 सीटों पर ऐलान होना है, क्या उनमें उन नामों को जगह मिल पाएगी जिनके लिए गहलोत आलाकमान के सामने लगातार कोशिश कर रहे थे और जिनको लेकर आलाकमान अपनी बात पर अड़ा हुआ नजर आ रहा है। यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि गहलोत लगातार इस बात का दम भी भर रहे थे कि अपने लोगों को टिकट नहीं देंगे तो कैसे देंगे, और सारे लोगों को जिनको उन्होंने वादा किया था उनमें से काफियों को वो टिकट दिलाने में कामयाब भी हो गए हैं। लेकिन ये 2 नाम जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं, गहलोत के बहुत खास माने जाते हैं, उन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। देखिए, राजस्थान की राजनीति में लगातार सीटों को लेकर चर्चा हो रही थी, लिस्टों को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन पहले बीजेपी ने बाजी मारी। बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की, फिर दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी, जिसके बाद कांग्रेस ने एक के बाद एक 2 लिस्टें जारी कर दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जो कयासबाजी चल रही थी, खास करके अगर पहले बीजेपी की बात करें कि वसुंधरा राजे को साइड किया जा रहा है, उनके समर्थकों को टिकट शायद अगली लिस्ट में भी ना मिले, लेकिन दूसरी लिस्ट में उनके समर्थकों को जिस तरह से टिकट मिला उसके मायने क्या है। और दूसरी तरफ जब कांग्रेस पार्टी की दूसरी लिस्ट आई, उसमें भी उम्मीद थी कि अशोक गहलोत जिन करीबियों के लिए लगातार आलाकमान के सामने लड़ाई लड़ रहे थे, उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरी लिस्ट में भी उनको जगह नहीं दी गई। इसको लेकर अशोक गहलोत की कोशिशों पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये तमाम चीजें ऐसी हैं और इसके बाद क्या चुनावी परिस्थिति बन रही है राजस्थान में, इसको समझाने के लिए हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भंडारी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रकाश भंडारी जी अमरउजाला.com पर। सबसे पहला सवाल मेरा सर ये है, मैं बीजेपी से शुरुआत करता हूं, फिर कांग्रेस पर आऊंगा, क्योंकि लगातार देखिए कांग्रेस की लिस्ट की चर्चा तो हम लोग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट आई उसमें जिस तरीके से वसुंधरा राजे का नाम आया और तमाम जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं उनका नाम दिखा, और साथ ही साथ जो खेमेबाजी की चर्चा हम करते रहते हैं, वो जो एक खेमेबाजी दिखी कि इनके इतने लोगों को टिकट दिया गया, कहा गया कि वसुंधरा के 15 से ज्यादा समर्थकों को टिकट दिया गया। कैसे देखे मायने, वो वसुंधरा जो पहली लिस्ट में पूरी तरह साइडलाइन दिख रही थी, इसमें प्रभावी दिख रही है? देखिए, आपने कहा कि
कि बीजेपी में बाजी मारी, सब पहली लिस्ट उन्होंने जारी की। देखिए ये बाजी जो मारने वाली बात है ये समझ में नहीं आती। हम्म। आपको राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं, 200 जी। सीटों में दो प्रमुख पार्टियां हैं, दोनों को अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। और सवाल ये है कि सोच समझ के, विचार मंथन में और इवेल्यूशन का जो प्रोसेस होता है, कौन कितना ताकतवर उम्मीदवार है, इन सबको कई मतलब लेवल्स पे जो है उसकी जांच होती है। और उसके हम्म। बाद जो जांच होती है उसके बाद जो वरिष्ठ नेता होते हैं उनको इस बारे में समझाया जाता है कि साहब ये उम्मीदवार इस वजह से अच्छा है। तो सवाल ये, इसमें कभी कभी टाइम मिल जाता है, तो ये बात जरूरी नहीं है कि साहब बीजेपी ने अगर पहले पहले जो लिस्ट आई उसमें ऐसे उम्मीदवार थे वो जो जिनके बारे में पार्टी ने सोच रखा था, वही 7 हम्म। सांसद उतारने हैं, उतारी पार्टी। तो अब देखिए उसके बाद की जो लिस्ट आई है उसके अंदर 2-4 नाम कम है, बाकी आप जैसे वसुंधरा जी के हैं, तो आप और हमको ये बात स्वीकार करनी चाहिए, इस पर जी। ज्यादा हमें शायद विवेचना भी नहीं करनी चाहिए। और वो ये है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार खड़े करती है, और बढ़िया से बढ़िया जो उम्मीदवार होता है, सबसे मजबूत जो उम्मीदवार होता है, उसको खड़ा करती है। क्योंकि पार्टी चुनाव का, मैं ये भी जरूर कहूंगा कि 2-4-5% कई बार हो जाता है, कई बार ये भी सुना जाता है कि पैसे लेकर के उम्मीदवारी दी गई। ये सब जी। राजनीति चल रहा है। उसका कारण ये कि राजनीति चलाने के लिए कुछ रुपए पैसे खर्चे की जरूरत पड़ती है, वो यही हम्म। इधर उधर से ही आता है। तो जहाँ तक बीजेपी की जो सूची आई है उसमें वसुंधरा को पूरा सम्मान दिया गया। ये मैं नहीं कह सकता कि उनका आधिपत्य हो गया, कितने लोग आए कितने नहीं आए, लेकिन जी। ऐसा लगता है कि भाजपा के नेतृत्व ने जो वसुंधरा जी का कद है उसको देखते हुए उन्हें सम्मान दिया। ये हम बात आप कह रहे हैं, वसुंधरा जी का जो कद है उसको पूरा सम्मान दिया। श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, सर एक बार आप अपना माइक अपनी तरफ से एक बार अनम्यूट कर लीजिए। और फिर मेरा सवाल बहुत अहम है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे साथ प्रकाश भंडारी जी भी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे को पूरा सम्मान दिया गया। जो प्रभाव की बात हो रही है वो कितना है, वो एक बात हो सकती है, एक चर्चा का अलग विषय हो सकता है, और मुझे भी ऐसे ही लगता है। लेकिन बड़ा अहम हो जाता है ये समझना कि जब पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे को लेकर चर्चा हो रही थी कि एक तरीके से साइड कर दिया गया, उसके पहले जो कुछ हुआ आप बहुत अच्छी तरीके से उससे वाकिफ हैं, लगातार दर्शकों को हम भी बताते रहे कैसे मंच पर क्या हुआ, क्यों उनको बोलने नहीं दिया गया, तमाम बातें हुई, तमाम चर्चाबाजी हुई। लेकिन क्या अभी तो जो लिस्ट 124 लोगों की आ गई है, अभी भी 76 लोगों के नाम बाकी हैं, बीजेपी के मैं जिक्र कर रहा हूं सर, तो क्या वसुंधरा राजे एक बार फिर वापस बैक इन द गेम उनके लिए कह सकते हैं, उस तरीके से जैसे वो 2018 में थी? कुछ सीनियर्स को वहां से टिकट भी नहीं दिया। उसमें सबसे बड़ी बात तो भैरव सिंह जी के दामाद तक का टिकट काट के संदेश देने का प्रयास किया कि पार्टी अब आपके अनुसार नहीं चलेगी, पार्टी अपने नियमों के अनुसार चलेगी, आपको कुछ देना है तो देंगे, कोई बात नहीं। और फिर राजपाल सिंह का टिकट काटना या हारने वाली सीटों पर 7 सांसदों को ला करके खड़ा करने का एक संदेश देने का काम किया कि हाँ हम सुनेंगे तो सही, लेकिन निर्णय अपने तौर तरीके से करेंगे। तो आपने देखा कि 41 में से 15 जगह विद्रोह की स्थिति हुई, और आज भी 8 से 6 जगह तक अभी भी विद्रोह बना हुआ है। दूसरी सूची जब आई थी तो फिर कुछ ऐसे दिए गए कि आपने दबाव में आकर के राजवी को कहा खुश करो, तो उनको चित्तौड़ उतारा गया। हाँ, राजवी साहब 15 साल पहले चित्तौड़ से विधायक रहे, उसके बाद वो चित्तौड़ छोड़ के ही यहाँ आए थे विद्याधर नगर। अब वहां पे स्थिति देखिए, जब विधायक का टिकट कटता है, 3 बार का विधायक रहा हुआ होता है, तो उसके फॉलोअर्स भी होते हैं, उसको ये लगता है कि मेरी तो यहाँ पर वो हो गई एक तरह से पार्टी। कई बार क्या होता है कि पार्टी में जब स्तर के लोग नहीं होते हैं संगठन में राज्य स्तर पर, और उनको समझाने का प्रयास नहीं करते कि भाई आपके कारण नहीं जीतते, पार्टी के कारण आप जीतते हो। ये गलतफहमी लोगों को हो जाती है कि मेरे कारण पार्टी चल रही है और मैं नहीं रहूंगा तो पार्टी जीतेगी नहीं। पार्टी देखिए जीतती रहती, हारती रहती। पार्टी के अंदर व्यक्ति विशेष नहीं होता, आए और चले गए, व्यक्ति आएंगे जाएंगे, लेकिन पार्टी रहेगी कायम। अब दूसरी बार भी देखिएगा कि पहले ये हो रहा था कि वसुंधरा जी को कहा जा रहा था कि ना तो चेहरा आपका होगा, ना प्रधानमंत्री होगा, फूल का चेहरा होगा या कमल का चेहरा होगा। तो अब देखिएगा वसुंधरा जी इस चेहरे के नाम पे तो अब कह रही नहीं कि मेरे चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ो या मैं नेतृत्व करूंगी। अब तो वो ये इस स्थिति में आ गई थी कि मेरे लोगों को कम से कम टिकट दे दो, जिससे कि मेरी लाज बच जाए और मैं कह सकूं उनके बीच जाकर के भाई मैंने तो आपकी सिफारिश करी और मुझे
टिकट मिलने में कामयाबी हुआ, कुछ लोगों को दिया है टिकट, इसमें दाय नहीं है। अब आने वाले समय में देखिएगा बहुत सारे टिकट जो काटे भी जाने हैं, और जो कुछ हैं ऐसे, जैसे कि ये मालूम पड़ रहा था कि भाई कुछ जगह पे अगर नहीं दिया गया तो विद्रोह की स्थिति ज्यादा हो जाएगी, और फिर जिस तरह से बनी हुई स्थितियों को बिगाड़ने का काम पार्टी भी नहीं करती। पार्टी चाहती है कि हम जीत करके हमारी सरकार बनाए। अब देखिएगा सारी बातें हो रही है, आपने अभी तक 124 करीब उतार दिए हैं, अभी 76 बाकी है इनके, और अब वो देखिए 76 को उतारने के लिए भी कयामत हो रही है, क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए। पहले देखिए, पहले के निश्चित तौर पर पहले जिस तरह से टिकट बांटे जाते थे तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता था। आजकल तो इवेंट मैनेजमेंट का जमाना है, कहाँ से किसको उतारा क्या हुआ। जैसे अशोक लाहौटी की जगह अगर उतारा है तो भरतपुर के जिला अध्यक्ष थे, आपके पार्टी में महामंत्री रहे, तो आपने कहा चलो कोई बात नहीं, ये रिजर्व सीट है, घनश्याम तिवारी जीते, विद्या पाठक जीती, उससे पहले इंदिरा माया निश्चित कांग्रेस की रही, आपने उतार दिया ला करके। अब वो तो व्यक्ति पार्टी के भरोसे आया है, क्योंकि खुद का तो टिकट तो रहा नहीं कभी क्षेत्र में, और ना ही लोगों में संपर्क में रहा। प्रहलाद गुंजल की बात करें, अशोक परनामी की बात करें, अब देखिए देखिए रोहतास कुमार ने तो कह दिया कि मैं भीम आर्मी से चुनाव लड़ूंगा। अब देखिएगा चुनाव लड़ने का ललक है इसलिए लड़ूंगा, क्योंकि आप बीजेपी के सगे थे नहीं, पहले भी नहीं थे आप तो, क्योंकि देखिएगा नवल जी के खासम खास रहे, आपने वहां छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ा, निर्दलीय में भैरू सिंह जी आपको लेके आ गए थे, आप खासम खास बन गए। अब देखिए प्रतिपक्ष का नेता चूरू से अपने सीट छोड़ के जा रहा है, तो क्या अच्छी स्थिति है क्या? अगर प्रतिपक्ष का नेता ही अगर आपका इतना दमदार नहीं कि वो अपनी सीट को, पुरानी सीट पे जा रहा है, वापिस तारानगर से पहले कभी 99 में राजेंद्र राठौड़ रहते थे, तो आखिर चूरू क्यों छोड़ के जा रहे हो? आप सबको तो शिक्षा, अगर मेरा टिकट कटता है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, पार्टी का आदेश मानूंगा, इसके भी तो मायने निकाले जाएंगे। देखिए आदर्श जी, ये तो आपको भी पता है कि वो उसका टिकट कटता तो क्या स्थिति होती, उसको मन मातिक बुला, उनको कहा आप कहना ऐसा, क्योंकि हम तो मन मुताबिक आपको परिवर्तन करके दूसरी जगह दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप प्रतिपक्ष के नेता को छूट दे दोगे, कहीं से भी लड़ो, कुछ भी करो, हम आपके साथ हैं। जो जीतता आ रहा लगातार उसको तो काटोगे, उसके कुछ नहीं होगा। तो ये सब चीजें, क्योंकि देखिए कि आप पार्टी में से समान स्तर का रखो व्यवहार, फिर आप मत कहो फिर, क्योंकि हमारा राजस्थान का नेतृत्व कमजोर हो गया, इसलिए केंद्र के सामने बोलने की स्थिति नहीं है। हमने निर्णय कर दिया, पार्टी ने कर दिया। पहले ये होता था राज्य का निर्णय केंद्र को मानना पड़ता था, केंद्र की नहीं चलती थी, वो एक आध चीजें मान लो, बाकी केंद्र से हस्तक्षेप नहीं चल रही। अब तो बिल्कुल ही ऐसे हो गया कि राजस्थान का कोई व्यक्ति खड़ा ही होने की स्थिति में नहीं है। वसुंधरा जी थोड़े बहुत हल्ला मचा लिया, लेकिन उनको भी दबाने का प्रयास किया और सारी चीजें हो गई। आज की स्थिति में वसुंधरा जी कह नहीं पा रही कि मैं सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके मुख्यमंत्री बन पाऊंगी, अभी तो कुछ स्थिति नहीं है। तो ये सब चीजें देखिएगा, राजनीति में निश्चित तौर से किसी का दौर आता है, किसी का नहीं आता है, कभी दौर किसी का होता है, कभी किसका होता है। क्यों सवाल था ना, मैं थोड़ा चाह रहा था कि वसुंधरा राजे को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी और जिस तरीके से अब दूसरी लिस्ट में जो टिकटें आई हैं, जिस तरीके से टिकटें बांटी गई, जो नाम आए, क्या उसके बाद थोड़ी स्थिति बदली है? बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, इस पर हमारी चर्चा आप दोनों से जारी रहेगी। इस बीच सौरभ भट्ट हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हमारे साथ। सौरभ, एक बहुत अहम बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जयपुर में आप मौजूद हैं, लगातार आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का अगर मैं जिक्र करूं, वहां पर बहुत विरोध दिखाई दे रहा है, चाहे दोनों ही दल हो। जब टिकटों के बंटवारे हुए तो बहुत विरोध दिखाई दिया। राजस्थान में जो विरोध का स्तर है थोड़ा कम दिख रहा है, इसकी वजह क्या है? क्या आला कमान ने जो इतना वक्त लिया, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बहुत सोच समझकर, हालांकि कांग्रेस के भी बहुत ज्यादा सीटें नहीं आई हैं, 76 सीटों पर ही नाम की घोषणा हुई है, लेकिन फिर भी उस तरीके से उतना ज्यादा विरोध ग्राउंड पर दिख रहा है क्या एमपी की तरह? जी बिल्कुल सही बात है, पर इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि दोनों ही पार्टियों ने लगभग अपने टिकट रिपीट किए हैं, और बीजेपी ने जिस तरह पहली लिस्ट में सांसदों को उतारा था, उसके बाद जबरदस्त विरोध पार्टी में देखने को मिला था, कई जगह बगावत के सुर भी बुलंद हुए। उससे सबक लेते हुए बीजेपी ने जो सेकंड लिस्ट उतारी, उसमें बीजेपी ने जो टिकट काटने का सिलसिला था उसको थामा, जो कैंडिडेट पिछले चुनाव लड़ चुके थे उन्हीं को रिपीट किया। कांग्रेस में भी कमोबेश यही स्थिति रही, कांग्रेस ने बीजेपी को देखते हुए पहले ही सेफ साइड में जाके जो अपने प्रत्याशी थे उन्हीं को टिकट दिया। तो इस वजह से दोनों ही पार्टियों में अब जो है बगावत का जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, ये बड़ी वजह है इस चीज की। अहम बात आप कह रहे हैं। देखिए प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, विरोध को लेकर तो तमाम अपडेट दे रहे थे सौरभ, लेकिन मैं एक चीज समझना चाहूंगा, बीजेपी की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का भी जिक्र करना यहाँ पर जरूरी है, उनकी भी दूसरी लिस्ट आ चुकी है। लेकिन जिन नामों पर, एक बार मैंने और प्रकाश जी आपने लगातार इस पर चर्चा भी की है कि जिन दो नामों पर अशोक गहलोत लगातार कोशिश कर रहे थे, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे,
वो अभी भी दूसरी लिस्ट में भी नजर नहीं आ रहे हैं। और जो चर्चाएं अंदर से आई कि आला कमान उन पर तैयारी नहीं है, तो क्या उम्मीद करें आने वाले दिनों में अगली लिस्टों में अशोक गहलोत उनको कहीं एडजस्ट करा पाएंगे? देखिए, इसमें शायद सूचना का अभाव है। वो मैं आपको ये कहना चाह रहा कि कम से कम शांति धारीवाल चुनाव लड़ना नहीं चाहते। शांति धारीवाल चाहते हैं कि उनका बेटा, जो पिछले 15 साल से भी अधिक समय से कोटा की राजनीति में सक्रिय है, का एक ऐसी जगह है झालावाड़, पूरा जो हाड़ौती क्षेत्र है उसमें जबरदस्त आधिपत्य है और एक तरह का वहाँ पर भाजपा का जबरदस्त गढ़ माना जाता है। वहाँ पर धारीवाल हैं और प्रमोद जैन भाया हैं, इन सब लोगों ने मिलकर किसी तरीके से कांग्रेस को बचा रखा। लेकिन 80 वर्ष के हो जाने के बाद धारीवाल ये समझते हैं कि साहब उनकी अवस्था हो गई है, अब वो नहीं चाहते कि चुनाव लड़े। और क्योंकि उनका बेटा सक्रिय है और ऐसी स्थिति में है कि वो चुनाव जीत जाए, उसने काम भी किया है अपने पिता के स्थान पर। उन्होंने स्थानीय स्तर पर जो राजनीतिक जो नेटवर्क है वो अच्छा स्थापित किया है। अमित धारीवाल जो है कांग्रेस के सबसे, मतलब अगर धारीवाल को टिकट नहीं देती पार्टी तो अमित धारीवाल बहुत प्रबल दावेदार है और उनके पास उसके मतलब उनके वो जो जरूरतें हैं वो सारी पूरी करते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस के जो नेतृत्व है उनकी शायद समझ ये है कि धारीवाल अगर खड़े होते हैं तो शर्तें जीतते, क्योंकि उन्होंने विकास के अद्भुत काम किए हैं कोटा के अंदर। ऐसा राजस्थान और नगरीय विकास का एक मॉडल उन्होंने जो तैयार किया, ऐसा मॉडल पूरे राजस्थान में कहीं और शहरों में देखा नहीं जा सकता। तो धारीवाल पर ये दबाव है और सवाल ये कि जिस दिन धारीवाल ये कहेंगे ठीक है मैं लड़ूंगा, उस दिन देखिएगा आपकी न सिर्फ धारीवाल की टिकट क्लियर होती है बल्कि जो महेश जोशी उनका भी टिकट क्लियर हो जाता है। तो ये जो धारीवाल लड़ाई लड़ रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि उनका टिकट काटा जा रहा है, उनका टिकट तो मिल रहा है। वो अपने बेटे के लिए टिकट की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी जगह मेरे बेटे को तो वो युवा है और लंबे समय तक कांग्रेस की सेवा कर सकता है। तो ये इस बात पे टिकट अटका हुआ है कि धारीवाल पे कोई आंच लग रही हो या कोई आरोप हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अहम बात आप कह रहे हैं। श्याम सुंदर जी, आप सुन रहे हैं प्रकाश भंडारी जी को, क्या आप इसमें कुछ जोड़ घटाव करना चाहेंगे? क्योंकि मुझे लग रहा है जो चर्चाएं चल रही थी, सबकी अपनी अपनी सूचना है, जो चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि बार बार सवाल उठ रहा था नामों को लेकर कि अशोक गहलोत, ये जो 2-3 नाम है, खास करके मैं इसमें धर्मेंद्र राठौड़ का भी नाम जोड़ दूं कि धर्मेंद्र राठौड़ तो टिकटार्थी थे, कि क्या उनको भी टिकट दिलवा पाएंगे? देखिए अध्यक्ष जी, बात सही है कि जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने अपने लोगों को जिस तरह से टिकट दिलवाने में कामयाबी हासिल की, ये निश्चित रूप से उनकी छवि को सुधारने का काम करेगा। कोई विश्वास नहीं करेगा, विश्वास करने की बात है। देखिए क्या उन्होंने 5 निर्दलीय उनको टिकट दिलाने में कामयाबी हासिल कर ली, क्योंकि क्या पहले नहीं दे पा रहे थे, लेकिन उनको बाद में देखिएगा बाबूलाल नागर को भी दिला दिया, संयम लोढ़ा को भी दिला दिया। यदि बात करें लक्ष्मण मीणा जो कि बस्ती से, उनको भी दिला दिया। और तो और बात करें कि आप खुशवीर सिंह जो कि पाली से आते हैं मारवाड़ से, उनको दिलवा दिया। वो भी कह रहे थे कि उनको नहीं मिल पाएगा। ओम प्रकाश हुडला जैसे को दिला दिया। तो अब इस तरह से अगर विश्वास दिलाने वाला व्यक्ति अगर दिलाने में चाहे भले सचिन पायलट कोई भी जोड़ तोड़ करना पड़े हो, मैं तुम्हारे दिलाता हूँ तुम मेरे दिलाओ, लेकिन अभी तक सही बात है, आपने कहा जो चर्चा का विषय, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब पत्नी हारी थी तो आप चीफ सेक्रेटरी को टिकट दे दिया। ये हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी जैसा व्यक्ति जो राज्य का चीफ सेक्रेटरी रह लिया, उसको क्या जरूरत पड़ रही है विधायक बनने की? लेकिन नहीं, मैं राजनीति में आऊंगा। और पत्नी हारी थी पहले वहीं से सोजत से, और पत्नी को बना दिया आरपीएससी का सदस्य। आज खुद वो चुनाव मैदान में कूद गए। और उसके बाद अगर जुबेर की बात करें, देखिए रामगढ़ से पहले सफिया खान थी, अब उनको नहीं दिया तो चलो कोई बात नहीं, अब उनके पति आ गए जुबेर खान जो कि कांग्रेस में केंद्रीय का उसमें काम कर रहे थे। ये बात भी सही है, 15 मंत्रियों को करीब टिकट इन्होंने दिया है और 7 मंत्री अभी भी बाकी रह गए, जिसमें देखिए क्या कि सुभाष गर्ग जैसा व्यक्ति जो राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव जीता था, वो कहां से चुनाव लड़ेगा? क्या भरतपुर में दिला पाने में सक्षम होंगे? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का तो बहुत बड़ा सिलसिला उनके पर जाता है। अगर आप बदे जायदा
खान की बात करें, उनको अभी तक टिकट नहीं मिला, रमेश मीणा को नहीं दिया है। और तो और बात करें कि आप उसकी बात करें कि हेमाराम चौधरी जैसे को नहीं दिया है। तो ये जो खास नाम, और देखिएगा महेश जोशी को नहीं दे पाए और धर्मेंद्र राठौड़ की थी। मेरे को लगता है कि देखिए महेश जोशी को ये पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा सकते हैं। अभी कहेंगे चलो छोड़ो कोई बात नहीं, तुमको नहीं दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है धर्मेंद्र राठौड़ और शांति धारीवाल को टिकट दिला पाने में सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि खुद सचिन पायलट ने जब कह दिया कि मैंने भी, अब वो जीतने वाला है तो सोनिया के खिलाफ भी बोलने वालों के लिए मना नहीं करता, दे दो कोई बात नहीं। तो ये बस सही थे, देखिए 2 बार हारने वालों को दे दिया। अब नसीब जी। अख्तर तो हारी 2 बार, लेकिन पुष्कर से टिकट दे दिया उनको। सौरभ बहुत अहम बात कह रहे थे श्याम सुंदर जी, लेकिन इस बीच एक बड़ा अहम सवाल है जो उसका जिक्र उन्होंने भी किया कि अगर हम दोनों ही दलों की सूचियों को देखें तो कांग्रेस की तरफ से जहां 6 मुसलमान उम्मीदवारों को उतारा गया मैदान में, बीजेपी की तरफ से एक भी नहीं है। पिछली बार तो एक थे, लेकिन हाँ अभी और लिस्टें आनी है, लेकिन अभी तक कोई नाम नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। मेरी बीजेपी के कुछ नेताओं से बात हुई थी, तो उनका कहना था कि बीजेपी इस बार एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं देगी। असल में उनका मुद्दा जो था वो अपीसमेंट के मुद्दे पे ही बीजेपी इस बार चुनाव लड़ रही है। तो ऐसी उम्मीद, इस बात की उम्मीद कम ही है कि बीजेपी इस बार किसी मुस्लिम चेहरे को राजस्थान से अपना प्रत्याशी बनाएगी। और कांग्रेस जो है वो कांग्रेस अब तक 7 मुस्लिम प्रत्याशियों को अपना टिकट दे चुकी है, और लगभग ये वही है जो पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। जी, ये बात आप कह रहे हैं। प्रकाश जी, कैसे देख रहे हैं बीजेपी की इस रणनीति को आप? क्योंकि ये रणनीति ऐसा ही बीजेपी यूपी में भी करने की कोशिश पहले कर चुकी है, लेकिन बाद में फिर उसको बदलाव करना पड़ा था। सवाल ये है कि अगर अभी तक की हम लिस्ट देखें बीजेपी और कांग्रेस की, तो जहां कांग्रेस के 76 में से 6 मुसलमान उम्मीदवार दिख रहे हैं, बीजेपी की अभी तक 124 की लिस्ट में एक भी नहीं है। और जिस तरीके से सौरभ कह रहे हैं कि बीजेपी के ज्यादातर नेताओं का कहना है कि ऐसा होने में नहीं वाला, वो शायद कोई भी मुसलमान कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से मैदान में ना दिखे। देखिए ऐसा है कि ये कहना अभी थोड़ा सा प्रीमेच्योर हो। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री थे तो पुष्कर कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ ब्रह्मा जी का पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है पुष्कर, और बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं वहाँ से रमजान खान बीजेपी की टिकट पर 2 बार जीते। सैनिक थे, पूर्व सैनिक थे, 2 बार वो चुनाव जीते, कायम खानी थे। मुस्लिम में कहते हिंदू से धर्मांतरण होकर मुसलमान बने थे, उस कौम को वो 2 बार जीते और मंत्री भी रहे। अब ये यूनुस खान 2 बार जीते डीडवाना से और 2 बार मंत्री बने। शागिर अली चुनाव जीते आपके धौलपुर से। तो ये बीजेपी देखना, बीजेपी इस बार भी कम से कम 4-5-6 उम्मीदवार हुए। एक मैं नाम भूल रहा था, उनका नाम है मुझे हबीबुर रहमान, वो नागौर से कांग्रेस के थे, फिर बीजेपी में आए थे। बीजेपी में आए तो जीते, कांग्रेस के थे फिर बीजेपी में आए थे जी, और आकर के जीते भी। तो ये सब उदाहरण ऐसे हैं। तो देखिए ऐसा है, बीजेपी के अंदर ये है कि मुस्लिम से जो अल्पसंख्यक के आते हैं, तो समुदाय से है, उनसे वो परहेज नहीं करना चाहती, ये वो दिखाई। उनका ये कहना है कि हमारे अब कोई परहेज नहीं है, हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो भी हमारे मित्र हैं, और विधानसभा के सदस्य भी रह चुके और मंत्री भी रह चुके। तो मुझे तो उम्मीद है कि किशन पोल है, आपका नागौर है, आदर्श नगर है, और ये से 4-5 सीटों पर ऐसा लगता है कि मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी। आप ये देखिए, यूनुस खान की बात करना चाहता हूँ। यूनुस खान डीडवाना से बहुत बड़े मजबूती से वो तो पिछले बार भी जीत रहे, लेकिन उनको जो है पिछली बार ये लड़ाया गया, उनको टोंक से लड़ाया गया सचिन पायलट के सामने। और उनका जैसे समझे, जो कहते हैं कहना नहीं चाहिए, ये राजनीतिक बलि का बकरा बनाया गया। अब वो क्या अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे? सबसे बड़ी बात है, उनका हक बनता है। यूनुस खान बड़े काबिल मंत्री भी रहे हैं और उनका हक भी बनता है। पिछली बार उनसे जबरदस्ती उनको वहां से लड़ाया गया और हार गए, लेकिन उनको अब के बीजेपी चाहेगी
कि कोई अच्छी सी उनको कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए जहाँ वो जीते। तो ये बीजेपी का परहेज जो है अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ जो है, जो लोगों ये है कि साहब हिंदुत्व और ये सब बात, तो बीजेपी थोड़ा थोड़ा मॉडरेट हो रही है, धीरे धीरे मॉडरेट हो रही है और होगी। ये इसका राजनीतिक पहल है उसकी, जो हमको समझना चाहिए। ठीक है, समझना चाहिए। श्याम सुंदर जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, मतलब ये वक्त की जरूरत हो गई है कि बीजेपी को मॉडरेट होना पड़ेगा, या जो रणनीति जिस रणनीति के तहत काम करते रहे हैं क्या उसमें कुछ बदलाव करना होगा? अभी तक जो दिख रहा है उसके आधार पर ये सवाल मैंने पूछा था। देखिए आदर्श जी, मुझे लगता है कि राजस्थान में वो ज्यादा तरजीह देंगे नहीं। जिस प्रकार से उन्होंने बालकनाथ को तिजारत से उतारा है, यदि आप प्रतापपुरी से बात करें जहां पर उन्होंने पहली बार 2-2 मेहनतों को उतार करके क्या संदेश देते हैं, और जनवरी में जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो हम जय श्री राम के नाम पे चुनाव जीतेंगे, हम क्यों चाहते हैं? ये बात सही कि जिस प्रकार से आपके देखिए आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो जरूर कहते हैं कि भाई हमको उनसे राखी बनवानी चाहिए, राखी तक ही सीमित रखना चाहते हैं, पद वद देने का मुझे लगता नहीं। देखिए वो अभी भी यूनुस खान को ख्याल है कि जीत मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। रमजान की बात करें, देखिए पुष्कर का तो मान सकते हैं कि पुष्कर में तो लोग हिंदू रहते हैं, जो आसपास का बेल्ट है वहाँ मुस्लिम इलाका है पूरा का पूरा, दिखेगा मधुपुरा के या आपके वो खड़ेकरी के, वो जो पूरा आसपास का इलाका मुस्लिम इलाका है। और देखिए रमजान खान तो पुष्कर के थे भी नहीं, वो तो ब्यावर से आकर के चुनाव लड़े थे और जीते थे, और जिस तरह से भैरू सिंह जी के हुआ करते ठीक ठाक 2 बार जीते, बात सही है। और देखिए वो हारे भी, तो अब देखिए नसीब अख्तर है, वो भी मुस्लिम है, लेकिन वो जानते हैं कि भाई मैं पुष्कर के वोटों से नहीं जीतता हूँ, आसपास के वोटों से जीतते हैं, जिसमें कि मुस्लिम बहुत बड़ा इलाका आसपास वाला है, इसलिए वो जीतता है। और कहा जाता है तीर्थराज पुष्कर से जीत के आए। पुष्कर से तो देखिए पुष्कर की तो आबादी 28,000, 30,000, 32,000 है, उससे तो जीतता है, चुनाव नहीं जीता जाता, चुनाव तो आसपास के एरिया से जीता जाता है। अब देखिएगा अजमेर में जिस प्रकार का माहौल आपने किया, फिर वापस से अनीता बघेल को दिया, देवनानी को दिया, या शत्रुघ्न उसको दिया, जिस तरह से देखिएगा पुराने लोगों को करीब 51 विधायक ऐसे हैं जिनको उन्होंने को वापस से बीजेपी ने टिकट देने में, अभी तो कुछ ही दिन उपचुनाव में जीत के आई, अगर उसका विरोध हो रहा है, देखिए बूंदी में विरोध हो रहा है, डोगरा का विरोध हो रहा है कि दोगी क्यों दे दिया उसको, और चित्तौड़ में तो आप जगजाहिर है ही कि हो ही रहा है, और बाकी जगह छुटपुट जगह विरोध तो देखा जाएगा। विरोध ही नहीं होगा तो इसका मतलब पार्टी सक्रिय नहीं है, इसका मतलब है कि आप सब कुछ सहन कर लेते हो, तो इसका मतलब है कि पार्टी निष्क्रिय है। और वो आपका कहना, हम चाहते हैं विरोध जबरदस्त होना चाहिए, लेकिन बाद में एडजस्ट हो जाए। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष को संभाग स्तर की बैठक करने किसी में आना पड़े, तो मुझे लगता है कि उस पार्टी की स्थिति कैसे बनती हो। यह बात आप कह रहे हैं, देखना होगा किस तरीके से परिस्थितियां और बदलती हैं, लेकिन अभी जो हालात हैं और जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ, हमारे तमाम खास मेहमानों को आपने सुना। बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश भंडारी जी, श्याम सुंदर जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ, आपका भी बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। लगातार जो राजनीतिक परिस्थिति राजस्थान में बन रही है उससे जुड़ा हर अपडेट आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे, और आप भी अमर उजाला पर लगातार जुड़े रहिए हर बड़े अपडेट के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।